क्लास 12। अभी तक अपन ने जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्सेप्ट को कंटिन्यू किया था, और इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो है अपन ने जो है डाइपोल को और डाइपोल मोमेंट की डेफिनेशंस को अपन ने पढ़ा था। आज उसी डाइपोल को आगे बढ़ाते हुए अपन कैलकुलेट करेंगे टॉर्क Q ऑन ए डाइपोल इन ए इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल इलेक्ट्रिक फील्ड में यदि आपके पास कोई एक डाइपोल रखा हुआ है तो उस डाइपोल पर कितना फोर्स लगेगा, ये आज का टॉपिक है। डाइपोल पर कितना फोर्स लगेगा, यही अपन को जो है वो कैलकुलेट करना है। तो देखिए आपके पास गिवन है कि एक सिमिलर इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक नॉन एडिलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक This current सिमिलर इलेक्ट्रिक फील्ड है, is preparing आपके पास एक body for emergency time में बॉडी को प्रिपेयर करता है। अचानक कहीं संकट वगैरह ऐसी कोई कंडीशन आ जाती है तो ये एड्रिनल ग्लैंड्स एड्रिनल हार्मोन ये हार्मोन सीक्रेट करके उसको एक हिम्मत प्रदान करता है। मतलब उसको इमरजेंसी टाइम में उसको कोई भी प्रॉब्लम आए उसको फेस करने के लिए ये हार्मोन सीक्रेट करता है। जैसे आपने देखा होगा कि कोई भी पर्सन है, जैसे हम देखते हैं कोई भी पर्सन है कई अनजान गली से अगर गुजरता है, वो बीमार है, पैदल चल नहीं सकता, अचानक उसके गली में अनजान आदमी को देख के पीछे पड़ जाते हैं। अगर कोई पीछे पड़ गया तो इसका मतलब सोच लो वो जिंदगी में कभी नहीं भागा होगा, उतना तेज भागेगा। तो ये हार्मोन उसको प्रिपेयर करता है बॉडी के लिए, प्रॉब्लम को फेस करने के लिए। ये उसको जब प्रिपेयर करता है, ये प्रेजेंट होता है किडनी के अपर पार्ट में, जहाँ पे प्रेजेंट होता है हार्मोन सीक्रेट करता है एड्रिनलिन हार्मोन, नॉन एड्रिनलिन हार्मोन। इस ग्लैंड को इमरजेंसी ग्लैंड भी बोलते हैं। इमरजेंसी ग्लैंड भी बोलते हैं क्योंकि इमरजेंसी ग्लैंड के अंदर ये उसको पर्सन को प्रिपेयर करता है प्रॉब्लम से फेस होने के। इस कंडीशन के अंदर ये जब हार्मोन सीक्रेट होता है तो इंक्रीज द हार्ट बीट इंक्रीज हो जाता है एंड हेयर ऑफ द बॉडी जो है बॉडी का हेयर ब्लड जो रेगुलेशन ब्लड जो रेट है वो भी बीपी हाई हो जाती है, मतलब इस तरीके से। एंड एक्सटेंड ऑफ द पुपिल ऑफ आईज पुपिल वो भी एक्सटेंड हो जाती है। अगर देखा होगा कई जगह दो आदमी अगर झगड़े करते हो तो आपने देखा उसकी कंडीशन देख लो, उसकी आंखें फैली हुई होगी, एक्सटेंड होगी, उसकी पुपिल्स जो आईज है वो एक्सटेंड होती है और इस तरीके से उसको बहुत सारे कंडीशन उसकी ब्लड रेट यानी कि हार्ट बीट वो भी इंक्रीज बहुत तेज हो जाती है। ये सभी जो है इफेक्ट जो होता है ये एड्रिनलिन हार्मोन के द्वारा सीक्रेट किया गया हार्मोन से उसकी वजह से ये होता है। ठीक है, इस ग्लैंड को कहते हैं हम इमरजेंसी ग्लैंड पे प्रिपरेशन। फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कौन सा कितना होगा फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये आपके क्या कहलाएगा टॉर्क Q कहलाएगा, यानी टॉर्क इक्वल्स टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। अब सबसे पहले अपन देखते हैं फोर्स कितना होगा। यदि किसी इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन से अपन जानते हैं E इक्वल से कितना होता है F अपॉन Q, यही होता है। तो इसी फॉर्मूले से आपके पास जो है F इक्वल टू कितना आ जाएगा EQ, F इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास EQ, यानी यहाँ पर आपका फोर्स लग जाएगा प्लस QE और इस डायरेक्शन में आपका फोर्स लग जाएगा माइनस QE। इतना ही चार्ज है इस पर, इस कारण से फोर्स आपका कितना आ जाएगा FQ इनटू E हो जाएगा। अब यहाँ पर आपके पास जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस को अपन कैलकुलेट करते हैं तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक और उसको नाम मैंने दे दिया O। ठीक है, मान लीजिए कि इसके साथ वो एंगल कितना बना रहा है, थीटा का एंगल बना रहा है इस बेस के साथ, यानी ये और इस डाइपोल के साथ जो एंगल बन रहा है वो एंगल कितना है थीटा है। तब यहाँ से आपके जो है पाइथागोरस पर में यदि अपन लगाएं तो ट्रायंगल AOB
ट्राइंगल AOP में साइन थीटा यदि हम लोग कैलकुलेट करें, साइन थीटा यानी BO अपॉन AB, यही होगा, BO अपॉन AB हो जाएगा। यानी आपके पास BO इक्वल टू कितना आ जाएगा, AB साइन थीटा। अब AB आपके पास कितना है, 2A साइन थीटा हो जाएगा। तो ये आपके पास BO क्या है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये रहा, और BO क्या इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, यानी ये क्या हुई आपके पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो गई, BO हो गई। अब यहाँ से BO इक्वल टू कितना आ गया आपके पास, 2A sin थीटा। तो यहाँ से फोर्स इक्वल टू PQ और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होगी, 2A sin थीटा, इसमें पुट कर ले तो आपके पास जो है वो टॉर्क Q इक्वल टू फोर्स आपके पास कितना आ जाएगा, EQ एंड 2A sin थीटा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां से पूरी कैलकुलेट करके DO इक्वल्स टू 2A sin थीटा हो जाएगी। तो यहां पर तो इक्वल्स टू मैंने यहां पे लिख दिया 2AQ और फिर मैंने यहां पे लिख दिया E sin थीटा, E sin थीटा। तब यहां से अपन जानते हैं 2AQ ये क्या होता है आपके पास, डाइपोल मोमेंट। ये मैंने आपको बताया 2AQ क्या होता है आपके पास, डाइपोल मोमेंट। तो इक्वल्स टू यहां पर हो जाएगा आपके पास P E sin थीटा। तो यहां पर जो है आपके पास क्या आ जाएगा, यहां आपके पास इतना टॉर्क जो है इस डाइपोल के कारण सिमिलर इलेक्ट्रिक फील्ड में इतना टॉर्क जो है आपके यहाँ पर लगेगा। नाउ वी राइट द तो इक्वल्स टू वेक्टर फॉर्म में लिखें तो E क्रॉस P दैट इज द फॉर्म ऑफ द वेक्टर। यहाँ आपके पास क्या रहेगा, आपके पास टॉर्क रहेगा E क्रॉस P। यहाँ पर आपके पास क्या रहेगा, यहाँ आपके पास टॉर्क रहेगा। इसको अपन ओपन करेंगे तो PE sin थीटा रहता है। इतना टॉर्क जो है यहाँ पर लगेगा। तो कहने का मतलब ये है कि जब आपके पास कोई सिमिलर इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, तो सिमिलर इलेक्ट्रिक फील्ड में यदि आपके कोई एक डाइपोल दे रखा है और उस डाइपोल के कारण फोर्स जो होगा एक तो इस डायरेक्शन में लगेगा इस P पर, और इस A पर फोर्स है आपका इस डायरेक्शन में लगेगा, तो यहाँ पर इस डाइपोल की पोजीशन चेंज नहीं होगी, पोजीशन चेंज नहीं, लेकिन फोर्स एप्लीकेबल है, इस कारण से यहाँ पर क्या होगा आपका टॉर्क होगा। तो हम जानते हैं टॉर्क को कितना होगा, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी जो फोर्स लग रहा है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये आपकी रहेगी। यहाँ से मैंने फोर्स को आपके कैलकुलेट किया और परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर ट्रायंगल AOP से मैंने कैलकुलेट की, हो जाएगा 2A sin थीटा। दोनों की वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट की तो आपके पास टॉर्क इक्वल टू E इनटू P आ गया। अब अपन कुछ केस यहाँ पर देखते हैं। फर्स्ट केस फर्स्ट, if थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री, थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री, यानी ये आपका थीटा है, थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री। इट्स मींस क्या हुआ, यह आपका डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में, डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डाइपोल आर सेम। इस केस में थीटा इक्वल्स टू 0 होगा, तो आपके पास तो इक्वल्स टू कितना होगा, EP sin थीटा, और थीटा की वैल्यू मैंने 0 पुट की तो आपके पास कितना है, EP sin 0। sin 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, तो ओवरऑल टॉर्क कितना लगेगा, 0 लगेगा। रिजल्ट क्या आया, यदि आपके पास इलेक्ट्रिक डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में है, तो उस केस में जो टॉर्क होगा वो कितना होगा, 0 होगा। केस सेकंड, यदि आपके पास थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री है, थीटा की वैल्यू कितनी है आपके पास, 90 डिग्री है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल बिल्कुल परपेंडिकुलर हो, इस डायरेक्शन में आपका डाइपोल है और इस डायरेक्शन में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी अर्थात परपेंडिकुलर टू ईच अदर। थीटा इक्वल्स टू, तब यहां पर आपके तो इक्वल्स टू कितना आ जाएगा आपके पास, EP sin 90 डिग्री, क्लियर, EP sin 90 डिग्री, sin 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो इक्वल्स टू आपके पास कितना आ जाएगा, EP हो जाएगा, यानी मैक्सिमम वैल्यू होगी।
टॉर्क कितना लगेगा, मैक्सिमम लगेगा। कहने का मतलब ये है कि जब आपके डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो उस केस में टॉर्क आपका कैसा होगा, मैक्सिमम होगा। टॉर्क आपका कितना होगा, मैक्सिमम होगा। और केस थर्ड, if थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री, थीटा इक्वल्स टू कितना होगा आपके पास 180 डिग्री। अगर आपके पास थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री, इसका मतलब ये जो आपका डाइपोल है वो बिल्कुल जो है इसके बिल्कुल इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट है। डाइपोल क्या है आपके पास, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट है। तो यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट है तो उस केस में जो डाइपोल होगा वो कितना होगा, EP sin 180 डिग्री होगा। EP sin 180 डिग्री होगा। और sin 180 की वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है। तो टॉ इक्वल्स कितना हो जाएगा, माइनस का EP हो जाएगा। यानी आपका मिनिमम डाइपोल होगा, लेकिन टॉर्क का डायरेक्शन जो होगा वह इलेक्ट्रिक फील्ड के बिल्कुल अपोजिट होगा। तो ये टॉपिक था टॉर्क Q ऑन ए डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। सिमिलर इलेक्ट्रिक फील्ड में यदि आपके पास कोई भी डाइपोल रखा हुआ है तो वहां पर क्या प्रोड्यूस होता है, टॉर्क Q प्रोड्यूस होता है। और वो टॉर्क कितना होगा, वो टॉर्क होगा T इक्वल्स टू वेक्टर E क्रॉस P होगा। ये और इसको अपन और एक्चुअल फॉर्म में लिखें तो PE sin थीटा होगा। अब थीटा की वैल्यू अगर 0 है, थीटा की वैल्यू अगर 0 है, यानी डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में है, डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड आपका एक ही डायरेक्शन में है, तब जो है वह तो जो होगा वो बिल्कुल 0 होगा या बिल्कुल शून्य होगा, 0 हो जाएगा। सेकंड केस में अगर आपके पास जो है थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री है, यानी आपका डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल परपेंडिकुलर है, तो आपका मैक्सिमम टॉर्क होगा और वो कितना होगा, टॉ इक्वल्स टू EP होगा। और अगर आपके पास थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री है, यानी डाइपोल जो है वह आपका इलेक्ट्रिक फील्ड के बिल्कुल अपोजिट है, तो उस केस में टॉ इक्वल्स कितना हो जाएगा, माइनस का EP होगा। नेक्स्ट टॉपिक इज इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और इस टॉपिक पर बोर्ड में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स या कॉन्सेप्ट जरूर पूछा जाता है। उस टॉपिक को ध्यान से आप लोग देखें। इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस, सबसे पहले जो है अपन यहाँ पर इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, ठीक है। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है स्थिर अवस्था। यानी यदि आपके पास कोई बॉडी है, मान लीजिए कि एक बॉडी है, यह बॉडी आपकी रेस्ट में है, यह बॉडी आपकी रेस्ट में है, तो अपन कह सकते हैं कि यह एक इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, इक्विलिब्रियम पोजीशन में है। अगर मैं यहाँ पर कहूँ कि इस बॉडी पर मैंने एक फोर्स लगाया, अप्लाई फोर्स, इस डायरेक्शन में मैंने एक फोर्स यहाँ पर लगाया, तो कह कहूँगा ये बॉडी जो है आपकी इक्विलिब्रियम कंडीशन में नहीं है। फोर्स लगाया तो इस बॉडी का मतलब वह जो अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में नहीं है। अब मैंने इसी बॉडी में जो है इस डायरेक्शन में तो फोर्स ऑलरेडी आपके पास एप्लीकेबल था, और मैंने इस डायरेक्शन में एक और फोर्स लगाया, सेम फोर्स F। जितना फोर्स मैंने इस डायरेक्शन में लगाया था उतना ही फोर्स मैंने उसके इस डायरेक्शन में भी लगाया। अब क्या होगा, बॉडी आपकी कैसी हो जाएगी, रेस्ट में हो जाएगी। अपन कहेंगे कि बॉडी आपकी इक्विलिब्रियम में है। आई बात समझ आपको। तो इससे एक रिजल्ट निकलता है कि कोई भी बॉडी या चार्ज या पार्टिकल्स इक्विलिब्रियम में कब होगा, जब वह रेस्ट में होगा। अब इस कंडीशन में तो कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो यह कैसा हो गया, इक्विलिब्रियम में हो गया। इस कंडीशन में एक ही डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है तो यह आपके इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। लेकिन इस कंडीशन में इस डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है उसके बिल्कुल अपोजिट उसी डायरेक्शन में भी फोर्स लग रहा है, तो यह बॉडी आपकी कैसी हो जाएगी, इक्विलिब्रियम कंडीशन में हो जाएगी, यानी वो कैसी होगी, रेस्ट में होगी। इसी प्रकार जैसे अपन कहें कि एक बॉडी है, मैंने इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया तो इसके इस डायरेक्शन में
अपन अगर फोर्स लगाएंगे तो वो बॉडी कैसी हो जाएगी, आपकी इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ जाएगी। तो कॉन्सेप्ट इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है। अब यहाँ पर अपन जो है वो चार्ज की बात, अपना चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, यहाँ आपके लिए क्या है, एक चार्ज पार्टिकल्स है। ये आपके पास एक चार्ज पार्टिकल्स है। इस चार्ज पार्टिकल्स का अपना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण उसके जो है वो क्या लगेगा, एक फोर्स लगेगा। F इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इस पर क्या लगेगा, एक फोर्स लगेगा। और इस चार्ज पार्टिकल्स का अपना एक ग्रेविटेशनल फोर्स भी होगा, वो होगा mg। क्लियर? यदि आपका यह फोर्स इफ F इक्वल्स टू अगर mg हो जाए, ये वाला जो फोर्स है वो इसके इक्विवेलेंट हो जाए, तो अपन कहेंगे कि यह चार्ज पार्टिकल आपका कैसा होगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगा, यानी एक रेस्ट पोजीशन में होगा। तो इस प्रकार अपन कह सकते हैं कि इफ टू और मोर देन टू चार्ज पार्टिकल्स आर इन इक्विलिब्रियम, इफ द नेट फोर्स इज इक्वल टू 0, तभी अपन कहेंगे कि कोई भी चार्ज जो है वो कैसा होगा, इक्विलिब्रियम में होगा। कहने का मतलब क्या है, इफ 2 और मोर देन 2 चार्ज पार्टिकल्स चार्जेस आर इन इक्विलिब्रियम, if net force are 0, net forces are 0, यानी F net is equals to 0, तब अपन कहेंगे कि जो चार्ज पार्टिकल होगा वो कैसा होगा, आपके इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगा। सम मोर एग्जांपल्स को अपन और क्लियर करें। देखिए यह आपके पास एक चार्ज पार्टिकल है प्लस q, यह आपके पास एक चार्ज पार्टिकल है प्लस q, और इस चार्ज पार्टिकल्स की r डिस्टेंस पर एक दूसरा चार्ज पार्टिकल है प्लस, ये q1 ले लेते हैं, ये आपके q2 ले लेते हैं, ठीक है। और q1 इक्वल्स टू q2, क्लियर। अब इस केस में इस Q2 पर Q1 के कारण भी एक फोर्स लगेगा, और इस Q1 पर Q2 के कारण भी एक फोर्स लगेगा। बोथ आर द पॉजिटिव चार्ज, तो एक इस डायरेक्शन में आपका एक फोर्स लगेगा F1, क्लियर, और एक इस डायरेक्शन में आपका फोर्स लगेगा F2। तो F1 आपके पास क्या है, F1 जो है Q2 पर Q1 के कारण एक फोर्स लगेगा, और F2 क्या है, Q1 पर Q2 के कारण एक फोर्स लगेगा। अब यहाँ पर कूलॉम्स लॉ से फोर्स F1 आपके पास कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R01 का स्क्वायर, यानी R01 कैप। ये अपने कूलॉम्स लॉ के रिस्पेक्ट में पढ़ा था। इसी प्रकार अगर F2 की यहाँ पर बात करें तो वह हो जाएगा आपके पास 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R02 का स्क्वायर और R02 कैप। ये अपन लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए ये R01 का एक डायरेक्शन तो आपके पास इस डायरेक्शन में तो होगा R01, और इस डायरेक्शन में आपके कितना होगा, R02 होगा। बट डिस्टेंस आर सेम, तो मैग्नीट्यूड आर सेम, तो डायरेक्शन आर ऑपोजिट है। तो मैं यहाँ पर R01 को मैं लिख सकता हूँ माइनस का R02, इसके इक्विवेलेंट में लिख सकता हूँ। तो इस केस में यहाँ पर आपके F1 इक्वल्स टू, यहाँ से आपके क्या आएगा, माइनस का F2 आ जाएगा। यहाँ पर F2 को यहाँ पर R01 की जगह आप माइनस का R02 यहाँ पर लिख दो, तो कितना आएगा, माइनस का F2 आ जाएगा। अब इसका नेट फोर्स F1 प्लस F2 इक्वल्स टू कितना होगा, 0 होगा। तो यानी F1 और F2 यानी इसका नेट फोर्स कितना हो रहा है, 0 हो रहा है। तो अपन कह सकते हैं कि चार्ज Q1 और चार्ज Q2 के रिस्पेक्ट में कैसा होगा, इक्विलिब्रियम होगा।
बात समझ में आ गई कि नेट फोर्स किसी भी चार्ज पर लगने वाला नेट फोर्स यदि 0 है तो वे चार्ज एक दूसरे के कैसे होंगे, इक्विलिब्रियम कंडीशन में होंगे। क्लियर? नाउ अब टाइप्स ऑफ द इक्विलिब्रियम्स के बारे में अपन यहां पर समझते हैं। टाइप्स ऑफ द इक्विलिब्रियम, 3 तरह के जो है वो क्लासिफिकेशन होता है इक्विलिब्रियम के। वो होता है, एक तो होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम, दूसरा होता है आपके पास अनस्टेबल और तीसरा होता है न्यूट्रल। स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। सबसे पहले अपन जो है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम की यहाँ पर बात करते हैं। यदि किसी इक्विलिब्रियम पोजीशन में 2 या 2 से अधिक चार्ज रखे हुए हैं और उसमें से किसी एक चार्ज पर आपने फोर्स लगाया, तो फोर्स लगाने पर उस चार्ज की पोजीशन क्या होती है, चेंज होती है। और जैसे ही आपने उसके ऊपर फोर्स हटाया तो वापस जो है वो उसी पोजीशन में आ जाता है। तो इस तरह का इक्विलिब्रियम क्या कहलाता है, आपका स्टेबल इक्विलिब्रियम कहलाता है। यानी जब आपके किसी चार्ज में डिस्प्लेसमेंट होगा तो डिस्प्लेसमेंट होने पर वापस उसी पोजीशन में आ जाए तो वह आपका इक्विलिब्रियम कैसा कहलाता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम कहलाता है। देखिए आपको बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल जो है मैं यहाँ से बताऊँ कि आपका सिंपल हार्मोनिक मोशंस की यहाँ पर बात करें तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में क्या होता है, एक पेंडुलम होता है। इस पेंडुलम पर अपन फोर्स लगाते हैं, इसकी ओरिजिनल पोजीशन ये रही, फोर्स लगाते हैं तो यह पेंडुलम जो है वो आपकी इस पोजीशन में आता है, फिर वापस जो है वो आपका पेंडुलम जो है वो इस पोजीशन में आता है। धीरे 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 पेंडुलम वापस जो है अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है। यही आपका क्या होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। कहने का मतलब क्या है कि आपने किसी चार्ज पार्टिकल को फोर्स लगाया है और फोर्स लगाने पर उसको डिस्प्लेसमेंट हुआ है, लेकिन वह डिस्प्लेसमेंट वापस पुनः उसकी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाए तो इस तरह का डिस्प्लेसमेंट इक्विलिब्रियम आपका क्या कहलाता है, एक स्टेबल इक्विलिब्रियम कहलाता है। ये तो फिजिकल कॉन्सेप्ट के रूप में था। अब अपन जो बेस फोकस करना है चार्जेस पर। तो देखिए आपको मेरे पास एक चार्ज है प्लस Q, ठीक है। एक चार्ज आपके पास जो है प्लस Q2 है और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो है आपके पास R। अब मैं इसके बिल्कुल सेंटर में, बिल्कुल सेंटर में एक टेस्ट चार्ज प्लस Q रखता हूं। एक टेस्ट चार्ज प्लस Q में यहां पर बिल्कुल सेंटर में, यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस कितनी है, R/2 है और यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस भी कितनी है, R/2 है। क्लियर? इस केस में ये वाला चार्ज इसके रिस्पेक्ट में ये तीनों चार्ज कैसे होंगे, इक्विलिब्रियम कंडीशन में होंगे। कैसे आप चेक कर सकते हो, देखिए इस प्लस Q चार्ज पर इस Q1 के कारण एक फोर्स लगेगा, प्लस Q चार्ज पर प्लस Q1 के कारण एक फोर्स यहां पर लगेगा F1, फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा। क्यों, दोनों कैसे हैं आपके पास पॉजिटिव चार्ज। इसी तरीके से इस प्लस Q पर प्लस Q2 के कारण भी एक फोर्स लगेगा, प्लस Q पर इस प्लस Q2 के कारण भी एक फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगा, जिसका डायरेक्शन क्या होगा आपके पास, F2 होगा। ये होगा आपके पास। तो F1 क्या है, फोर्स ऑफ रिपल्सन, फोर्स ऑफ रिपल्सन ऑन चार्ज Q ड्यू टू चार्ज Q1, ये होगा। Therefore F2 ये भी आपके पास फोर्स ऑफ रिपल्सन, ऑन चार्ज
Q due to चार्ज Q2। तो ये F1 और F2, अब Q1 और Q2, Q1 एंड Q2 आर इक्वल्स, तो इस केस में आपके पास F1 एंड F2 आर आल्सो इक्वल। कूलम्ब लॉ से भी अपन चीज को समझ सकते हैं, F1 और F2 आर इक्वल। तो अपन कह सकते हैं Q1 प्लस Q और Q2 इन इक्विलिब्रियम पोजीशंस। अब यहाँ पर स्टेबल कंडीशन कैसे होगी, इसी चीज को अपन यहाँ पर समझते हैं। अब मान लीजिए कि मैंने इस चार्ज प्लस Q चार्ज पर एक फोर्स लगाया, ये अप्लाई द फोर्स इस डायरेक्शन में, वी अप्लाई द फोर्स। तब यहाँ पर क्या होगा, देखिए ये भी प्लस का और ये भी प्लस का है, तो इसके बीच में क्या होगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगा। वापस क्या होगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगा। तो वह इस डायरेक्शन में F2 जो है वो F1 वापस जो है इस डायरेक्शन में आने की कोशिश करता है, यानी वापस जो है वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है। कहने का मतलब कि अपन यहाँ पर फोर्स लगाया, जैसे ही वापस अपने फोर्स लगाया तो इसके और इसके बीच में फोर्स ऑफ रिपल्सन लगता है, जिस कारण से वो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है, यानी वो कैसा होगा, एक स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। एक और एग्जांपल अपन यहाँ पर लेते हैं कि यह आपके पास जो है एक प्लस Q चार्ज है और ये भी आपके पास प्लस Q चार्ज है, और इसके बिल्कुल सेंटर से एक परपेंडिकुलर पोजीशन पर, इसके बिल्कुल सेंटर से एक परपेंडिकुलर पोजीशन पर माइनस Q चार्ज रखा हुआ है। इस परपेंडिकुलर पोजीशन में क्या रखा हुआ आपके पास, माइनस Q चार्ज यहाँ पर रखा हुआ है। तो अब देखिए इसके और इसके बीच में एक फोर्स लगेगा, क्लियर, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसके और इसके बीच में यहाँ से इस डायरेक्शन में एक फोर्स यहाँ पर लगेगा और एक फोर्स जो है वह यहाँ पर लगेगा। ये फोर्स आपका F Q1 और ये Q2, ये F1 हो जाएगा और ये आपके पास F2 हो जाएगा। ये फोर्स एक इस डायरेक्शन में लगा, ये फोर्स आपका एक इस डायरेक्शन में लगा। इसका जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वह कहाँ पर होगा, इस डायरेक्शन में होगा। F रिजल्ट क्या होगा आपका, इस डायरेक्शन में ही होगा। एक F1 आपका इस डायरेक्शन में लगेगा, F2 आपका इस डायरेक्शन में, क्योंकि माइनस Q और प्लस Q है और इधर माइनस Q और प्लस Q है, तो इस कारण से इसका जो है रिजल्टेंट फोर्स क्या लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा। अब मैं इस चार्ज पर फोर्स लगाता हूँ, इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई, यहाँ पर मैं फोर्स लगाता हूँ, लेकिन इसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या लग रहा है, इसका रिजल्टेंट फोर्स लग रहा है। तो वो क्या होगा, जैसे इस फोर्स को ये लगेगा तो वापस अपनी उसी पोजीशन पर उसको लेकर आ जाएगा। तो इस मींस आपका Q कैसा रहेगा, एक स्टेबल में रहेगा। तो ये आपकी क्या कहलाती है, स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन में रहता है। यानी किसी इक्विलिब्रियम चार्ज में अगर आपने कोई फोर्स लगाया है तो जितना डिस्प्लेसमेंट होगा, फोर्स हटाने पर वापस वह उसी डिस्प्लेसमेंट से ओरिजिनल पोजीशन पर वापस आ जाएगा। यह आपका होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम कहलाता है। इसे अपन क्या कहते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम कहलाता है, यानी डिस्प्लेसमेंट में कोई भी चेंज नहीं होता है। सेकंड होता है अनस्टेबल। सेकंड होता है आपके पास अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या होता है, यदि आपके पास कोई भी इक्विलिब्रियम पोजीशंस में चार्ज है और आपने जो है एक फोर्स लगाया, एक डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो वह डिस्प्लेसमेंट उसी डायरेक्शन में कंटिन्यू बढ़ता जाएगा, वह डिस्प्लेसमेंट उसी डायरेक्शन में कंटिन्यू बढ़ता जाएगा। यानी उसकी पोजीशन जो है फिक्स नहीं रहेगी, पोजीशन जो है जिस डायरेक्शन में आपने डिस्प्लेसमेंट किया है उसी डायरेक्शन में वो जो है आपका पार्टिकल बढ़ता जाएगा, यानी अनस्टेबल डिस्प्लेसमेंट होगा आपके पास। तो देखिए इसका बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट अपन यहाँ पर लगाए कि आपके पास एक चार्ज पार्टिकल है प्लस Q, एक चार्ज पार्टिकल है आपके पास ये रहा प्लस Q, एक चार्ज पार्टिकल आपके पास प्लस Q और ये आपके पास एक प्लस Q है। और यहां पर इस पोजीशन में एक
मैंने टेस्ट चार्ज रखा प्लस, ये मान लीजिए कि -2 मान लीजिए, यहाँ पर क्या लगा मैंने 8 प्लस q, और ये भी प्लस q है, ये -2 और ये 8 प्लस चार्ज पार्टिकल जो है मैंने इस पोजीशन पर। तो देखिए इस चार्ज पार्टिकल्स पर आपके पास जो है इस -2 और +2 के कारण क्या लगेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इन दोनों चार्ज पार्टिकल में क्या लगेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। जबकि इस चार्ज पार्टिकल्स के बीच में क्या लगेगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगा। यानी इस चार्ज पार्टिकल के कारण क्या लगेगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगा। तो यानी एक आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है और एक चार्ज पार्टिकल के कारण क्या लग रहा है, फोर्स ऑफ रिपल्सन लग रहा है। अब मान लीजिए कि ये दोनों इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। अब मैंने यहाँ पर फोर्स लगाया इस चार्ज पार्टिकल्स पर, मैंने एक फोर्स अप्लाई किया। तो देखिए इसके कारण भी फोर्स आपका इसी डायरेक्शन में लग रहा है, इसके कारण भी आपका फोर्स उसी डायरेक्शन में जा रहा है। तो यहाँ मैं इसके पास में फोर्स लगाऊंगा तो इसके कारण तो फोर्स कम होता जाएगा, इस कारण से इसके बीच में क्या होता रहेगा, फोर्स कम होता जाएगा। लेकिन इसके और इसके बीच में क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता जाएगा। लेकिन उस चार्ज पार्टिकल की पोजीशन जो है वो क्या होती रहेगी, चेंज होती रहेगी। इस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में मैंने यहाँ पर फोर्स लगाया है, इट्स मींस क्या हुआ, यहाँ पर इक्विलिब्रियम तो है लेकिन चार्ज पार्टिकल यहाँ पर स्टेबल नहीं होंगे, कैसा रहेगा, अनस्टेबल रहेगा। यानी जिस डायरेक्शन में आपने फोर्स लगाया, जिस डायरेक्शन में आपका डिस्प्लेसमेंट है, उसी डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में ही वो चार्ज पार्टिकल बढ़ता रहेगा। लेकिन कंडीशन आपकी इक्विलिब्रियम में होगी, कैसे, इसके कारण तो फोर्स ऑफ रिपल्सन लग रहा है, इसके कारण फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है। तो फोर्स ऑफ रिपल्सन बढ़ेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, तो डिस्टेंस बढ़ती जाएगी, लेकिन इक्वल कंडीशन हो जाएगी। ये आपका कैसा कहलाता है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहलाता है। एक और एग्जांपल जो है अपन यहाँ पर समझते हैं। ये आपके पास +q चार्ज है, ये आपके पास +q चार्ज है, ठीक है। इसकी जो है बिल्कुल सेंटर पोजीशन से परपेंडिकुलर एक्सिस पर ये मान लीजिए कि आपके पास टेस्ट चार्ज कौन सा है, +q चार्ज है। तो देखिए इधर इस चार्ज के कारण इस डायरेक्शन में आपका क्या लगेगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगा, और इस चार्ज के कारण जो है वो आपका इस डायरेक्शन में फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगा। ये भी आपका F1 हो जाएगा और ये भी आपका F2 हो जाएगा। तो जो नेट फोर्स लगेगा वो आपका इसी डायरेक्शन में लगेगा, ये होगा आपके पास F नेट, ठीक है, यानी वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगा। अब F नेट, अब मैं यहाँ पर फोर्स आपके इसी डायरेक्शन में लगा रहा हूँ, तो इस चार्ज पार्टिकल क्या वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आएगा। देखिए नेट फोर्स भी आपके पास इसी डायरेक्शन में लग रहा है, मैं फोर्स भी अप्लाई आपका इसी डायरेक्शन में हो रहा है, तो आपका ये चार्ज पार्टिकल जो है जिस डायरेक्शन में आपका फोर्स होगा उसी डायरेक्शन में वो कंटिन्यू आगे चलता रहेगा। कहने का मतलब ये क्या होगा, यह आपके एक अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में हो जाएगा। बात समझ में आ गई। स्टेबल में तो फोर्स लगाने पर ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है वापस, लेकिन अनस्टेबल में फोर्स लगाने पर जिस डायरेक्शन में आपने फोर्स लगाया है उसी डायरेक्शन में वह आगे से आगे कंटिन्यू होता जाता है। दैट इज F नेट, F1 F2 और F नेट और इसी डायरेक्शन में आपका F2। क्लियर। अब आता है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम्स। नेक्स्ट के बाद जो है वो है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम्स। अब न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में देखिए, स्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि वो इक्विलिब्रियम पोजीशन पर फोर्स लगाने पर जो है वापस उसी पोजीशन पे आ जाता है। अनस्टेबल में क्या होता है, फोर्स लगाने पर जिस डायरेक्शन में आपने फोर्स लगाया उसी डायरेक्शन में वो आगे बढ़ जाता है। और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में क्या होगा, जब आपने इक्विलिब्रियम चार्ज पर फोर्स लगाया, जब तक आप फोर्स लगाएंगे तब तक वो आगे बढ़ता रहेगा। जैसे ही आपने फोर्स हटाया तो वह उसी पोजीशन पर जाकर स्टेबल हो जाएगा, न वह आगे जाएगा न वह पीछे जाएगा। कहने का मतलब है जब आपने जब फोर्स लगाया, ये पोजीशन थी, तो फोर्स लगाने पर इसकी पोजीशन यहाँ पर आ गई, अब वह इसी पोजीशन में रहेगा। जैसे आपने फोर्स हटाया तो वो जितना आगे बढ़ा वहां तक ही रहेगा, न वापस आगे जाएगा न पीछे आएगा। तो दैट इज
न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कंडीशंस कहलाती है। वो क्या कहलाती है आपके? न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कंडीशंस कहलाती है। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कंडीशंस को अपन यहाँ पर समझते हैं। ये आपके पास जो है चार्ज है प्लस क्यू, ये आपके चार्ज है प्लस क्यू, यहाँ पर मैंने चार्ज ले लिया माइनस क्यू, सपोज ये प्लस क्यू है, ये प्लस क्यू है, और ये मैंने क्या ले लिया आपके माइनस क्यू चार्ज यहाँ पर दे दिया। तो देखिए यहाँ पर ये डिस्टेंस है, इस चार्ज के कारण जो इस डायरेक्शन में आपका क्या लगेगा? फोर्स लगेगा, और इस चार्ज के कारण भी आप इस डायरेक्शन में आपका क्या लगेगा? फोर्स लगेगा। यानी इस प्लस क्यू के कारण माइनस क्यू इस डायरेक्शन में लगेगा, और इस प्लस क्यू के कारण इस माइनस क्यू इस डायरेक्शन में आपका फोर्स लगेगा। जब मैंने यहाँ पर आपके इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया, इस इक्विलिब्रियम कंडीशन में इस चार्ज पर इस डायरेक्शन में मैंने आपको फोर्स लगाया, तो वो क्या करेगा? इसको और इसके बीच में तो फोर्स क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, और इसके और इसके बीच में जो है वो फोर्स क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। इसको इसके बीच में फोर्स क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, इसको इसके बीच में फोर्स क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ जाएंगे। लेकिन ये वाला जो चार्ज है जहाँ आगे गया, आगे तक आपके गया, तो जितना उसका डिस्प्लेसमेंट होगा वहीं जाके तो क्या होगा? रुक जाएगा। तो ये आपके क्या कहलाता है? न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कहलाएगा। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में क्या होता है? जिस डायरेक्शन में आपने फोर्स लगाया, जितना फोर्स लगाया उतना डिस्प्लेसमेंट हो गया, उसके बाद वो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं आता है, और नहीं वो आगे कंटिन्यू करता है। तो ये आपके पास क्या होता है? न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कहलाएगा। तो ये हो गया आपके पास न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। अब यहाँ पर देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि इक्विलिब्रियम कंडीशंस क्या, कहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन, यानी कौन कौन सी जो है कंडीशंस हैं जहाँ पर अपन कह सकते हैं कि चार्ज आर इक्विलिब्रियम्स। तो सबसे पहला, अगर आपके पास पहली कंडीशंस तो ये है, यदि आपके पास कोई सेम चार्ज है प्लस क्यू और प्लस क्यू चार्ज है, तो इसमें कोई भी थर्ड चार्ज इस एक्सिस पर, फर्स्ट कंडीशन क्या होती है कि अगर दो चार्ज आपके देते हैं प्लस क्यू और प्लस क्यू, और इसके चार्ज की डिस्टेंस है आर इन दोनों के बीच की, तो अगर थर्ड चार्ज प्लस क्यू या माइनस क्यू किस पोजीशन में रखें कि ये तीनों कैसे हो जाए? इक्विलिब्रियम में हो जाए, तो वह पोजीशन होगी आपके सेंटर ऑफ द लाइन। इस लाइन के यदि आपके सेंटर में, बिल्कुल सेंटर में चार्ज आपने यहाँ पर क्यू रखा हुआ है और इन सबका मैग्नीट्यूड सेम है, तो प्लस क्यू और ये वाला प्लस क्यू, यह आपका इक्विलिब्रियम में होगा। यानी सिमिलर चार्ज के अगर सेंटर में कोई सिमिलर मैग्नीट्यूड वाला थर्ड चार्ज रखेंगे, तो वो हमेशा कैसा होगा? इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगा। दूसरी कंडीशन आपके पास ये रहती है इक्विलिब्रियम के लिए, सेकंड कंडीशन आपके पास इक्विलिब्रियम की कंडीशन ये रहती है, अगर आपके पास कोई चार्ज है वो एक प्लस 4 क्यू है, एक आपके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, और एक आपके पास जो है डिस्टेंस r है, तो आपका थर्ड चार्ज, तीसरा चार्ज किस पोजीशन में रखें कि वह इक्विलिब्रियम में हो जाए, तो वो हमेशा आपका पोजीशन का होगा उस चार्ज की तरफ होगा जिसका मैग्नीट्यूड कम है। यानी इस चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है? 4 इलेक्ट्रॉन से, और इसका मैग्नीट्यूड कितना है? आपके पास 1 इलेक्ट्रॉन से। तो यानी इस चार्ज और इस चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है 4 इलेक्ट्रॉन है, इसका मैग्नीट्यूड है 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके बीच की डिस्टेंस है r, तो जो थर्ड चार्ज आएगा वो q को किस तरफ होगा? उस तरफ होगा जिसका मैग्नीट्यूड कम है। यानी इस चार्ज को अपन इस की तरफ रखेंगे, तभी जो है और तीनों कैसे होंगे? इक्विलिब्रियम कंडीशंस में होंगे। ये चार्ज और तीनों इक्विलिब्रियम कंडीशंस में होंगे, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब आपके पास जो है थर्ड पोजीशन जो है, क्या आपके पास देखिए एक चार्ज है प्लस क्यू, एक चार्ज आपके पास माइनस क्यू है। मैंने एक चार्ज यहाँ पर रखा प्लस क्यू, सपोज करो, क्या ये इक्विलिब्रियम में होंगे? ये चीज को अपन को चेक करना है। तो देखिए एक चार्ज मैंने यहाँ पे रखा, इस और इस चार्ज के कारण इस डायरेक्शन में क्या लगेगा? आपके पास जो है वो फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगा, जबकि इस चार्ज और इस चार्ज के कारण इस डायरेक्शन में क्या लगेगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। इस चार्ज और इस चार्ज के कारण कौन सा लगेगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, और इस चार्ज और इस चार्ज के कारण फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगा। अब इनका मैग्नीट्यूड अगर सेम है तो
ये कैसे हो जाएंगे आपके एक इक्विलिब्रियम कंडीशन में हो जाएंगे। तो ये आपको जो है ध्यान में रखना है इक्विलिब्रियम कंडीशंस में क्या होता है। तो ये जो टॉपिक अपन ने डिस्कस किया वह था इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस, यानी दो या दो से अधिक चार्ज पर लगने वाला नेट फोर्स यदि जीरो है तो वे चार्जेस आपके इक्विलिब्रियम में होंगे। अगर क्वेश्चन में ये कहे कि बोथ चार्ज आर द इक्विलिब्रियम, इट्स मींस उनके बीच में लगने वाला नेट फोर्स जीरो है। और अगर ये कहे कि चार्ज आर द इक्विलिब्रियम तो नेट फोर्स इज आल्सो जीरो होता है। फिर अपन ने जो है टाइप्स ऑफ द इक्विलिब्रियम के बारे में यहाँ पर पढ़ा, एक स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम जो है यहाँ पर अपन ने पढ़ा। तो स्टेबल में क्या होता है कि जो ओरिजिनल पोजीशन पर अपने इक्विलिब्रियम कंडीशंस में अगर आपने कोई चार्ज पर फोर्स लगाया तो चार्ज वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है। अनस्टेबल में चार्ज आपने फोर्स लगाया है तो वो जिस डायरेक्शन में आपने फोर्स लगाया उसी डायरेक्शन में वो कंटिन्यूस आगे बढ़ता रहेगा, लेकिन इक्विलिब्रियम में रहेगा। थर्ड में न्यूट्रल्स में क्या होता है कि आपने फोर्स लगाया तो जितना आपने फोर्स लगाया उतना डिस्प्लेसमेंट हो गया, तो न तो वो आगे जाएगा और न वापस पीछे आएगा, लेकिन रहेगी इक्विलिब्रियम कंडीशन में। तो ये आपके क्या कहलाता है, एक न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कहलाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि कोई भी चार्ज आपको दे रखा है उसके सेंटर पोजीशन पर चार्ज है तो वह आपके इक्वल कंडीशन होगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगा। अगर आपके पास दोनों अलग अलग मैग्नीट्यूड के हैं तो चार्ज लोअर मैग्नीट्यूड की तरफ जो चार्ज का डिस्प्लेसमेंट होगा तो वह होगा आपके पास इक्विलिब्रियम कंडीशंस में होगा। अब यहाँ पर इस बेस पर जो है आपके कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को अपन यहाँ पर डिस्कस करते हैं। देखिए फर्स्ट प्रॉब्लम्स अपन यहाँ पर डिस्कस करते हैं। एक जो पोजीशन है आपकी चार्ज है आपके पास 4e, एक चार्ज है आपके पास 1 इलेक्ट्रॉन्स, उनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, r है। इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है आपके पास, r है। एक टेस्ट चार्ज प्लस q, एक टेस्ट चार्ज प्लस q किस पोजीशन में रखें कि ये तीनों चार्ज ये q और ये q इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ जाए। इस q को मैं इस जगह किस पोजीशन में रखूं कि वह जो है एक इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ जाए, यही अपन को कैलकुलेट करना है। तो लेट मान लीजिए कि मैंने इसको इस पोजीशन में रखा, यहां से यहां तक की पोजीशन मान लीजिए कितनी है, x। इस पोजीशन को मैंने यहां पर रखा। मान लीजिए सब चार्ज में से प्लस q है और ये भी प्लस q है और ये भी आपके पास प्लस q है, ठीक है। तो यानी मैंने इसको x डिस्टेंस पर रखा, यहाँ पर x डिस्टेंस पर रखा, जिससे ये कैसे आ जाएंगे, इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ जाएंगे, यानी नेट फोर्स कितना हो जाएगा, जीरो होगा। तो अब अपन इसको x की वैल्यू कितनी होगी यही अपन को कैलकुलेट करना है। तो देखिए यहाँ से मैंने x लिखा है और यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है आपके पास, r है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, r माइनस x हो जाएगी, ये होगा r माइनस x। अब देखिए इधर तो एक इस प्लस q के कारण इस q पर एक फोर्स लगेगा, वो फोर्स मान लीजिए कि F1 है, ठीक है। और इस प्लस q के कारण इस q पर भी एक फोर्स लगेगा, दोनों और कौन सा लगेगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगा, क्योंकि सब कैसे है, पॉजिटिव चार्ज है। तो F1 कितना होगा, कूलम्ब्स लॉ से अगर पता करें, F1 यानी इस चार्ज और इस चार्ज पे डिस्प्ले करने वाला फोर्स F1 आपके पास कितना होगा, q into q 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q into q अपॉन ये इसके और इसके बीच की डिस्टेंस कितनी है, x²। या इसी तरीके से आपके पास F2 कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इसके और इसके बीच की डिस्टेंस q into q अपॉन r माइनस x का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, इसका मतलब F1 इक्वल्स टू माइनस F2, तभी इसका नेट फोर्स क्या होगा, इक्वल होगा। इन दोनों को मैंने यहाँ पे लिखा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ये हो जाएगा q अपॉन q तो x² इक्वल्स टू q into q अपॉन r माइनस x का स्क्वायर। यहाँ से ये कैसे हो जाएंगे,
1/x² = 1/r-x का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से अपन x की वैल्यू को इजीली कैलकुलेट करके x कितना है इसको अपन सॉल्व करेंगे तो x + 2 हो जाएगा r/3, यानी x की पोजीशन यानी जो r है उसका 1/3 जो पोजीशन होगी वो उसकी क्या हो जाएगी, x की पोजीशन हो जाएगी। यानी x को जितनी r है उसकी 1/3 पोजीशन पर अगर हम रखेंगे तो ये तीनों कैसे हो जाएंगे, आपके इक्विलिब्रियम कंडीशन में हो जाएंगे। क्लियर? तो इससे संबंधित बहुत सारी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं, उन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को अपन नेक्स्ट लेक्चर्स में कम से कम 6 से 7 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं अपन वहाँ पर डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।